हेलो गार्डियंस, वेलकम टू द क्रिप्टोवर्स। बिटकॉइन का प्राइस गिर के $1,12,000 के आसपास आ चुका है। तो लीगली टेक्निकली यहाँ पे करेक्शन देखा जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई भी प्राइस 10% के आसपास गिरता है तब उसे टेक्निकली करेक्शन बोला जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस करेक्ट हो गया अच्छी तरीके से, क्रैश नहीं। तो ब्रॉडली 4 रीजंस हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ एंड इवेंचुअली क्या लेवल्स हैं जिसे वॉच आउट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एक क्यूरियोसिटी तो रहती है कि हमारा इन्वेस्टमेंट पैसा हमारा स्किन गेम में के अंदर है ही, तो वो क्या है। और ट्रेडर्स के लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, या फिर जो लोग शॉर्ट ट्रेड्स लेते हैं या स्पॉट्स में भी बाय करके सेल करने की तरफ देखते हैं, उनके लिए भी वीडियो ज़रूरी है। तो ब्रॉडली क्या रीज़न है? सबसे पहले बात तो यही है कि जो जिस रीज़न से मार्केट बढ़ रही थी उसी की वजह से गिरी भी है। देयर इज़ अ कोट दैट यू फाइट बाय योर स्वॉर्ड, यू राइज बाय योर स्वॉर्ड एंड यू फॉल बाय इट, कुछ इस तरीके का कोट है। यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू लिव बाय द स्वॉर्ड एंड यू फॉल बाय इट। तो जिस जो स्वॉर्ड था वो ये था कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आ रहा है, या एक कट आ रहा है, एक फेड रेट कट करेगा। अभी आज से 3-4 दिन पहले हुआ है और उसी की एंटिसिपेशन में मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मैंने ट्वीट भी किया था इस चीज़ को कि अगर 25 बेसिस पॉइंट के आसपास आएगा तो मार्केट को गिरना चाहिए। हालांकि मार्केट साइडवेज रहा, लेकिन अब वो गिरना शुरू हो गया बिकॉज उतना मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेक्ट कर लिया था। 50 बेसिस पॉइंट का होता तो यहाँ से आप मैसिव रैली देख सकते थे सितंबर एंड में या अक्टूबर के एंड तक जाता वो। लेकिन सितंबर शुरू होने से पहले भी हमने कहा था कि मार्केट यूजुअली सितंबर में बियरिश रहता है। एक ठीक ठाक न्यूज़ आ भी गई है, उसको प्राइज इन भी कर लिया गया है। अभी भी सितंबर ख़त्म होने में ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है, तो शायद वो हिस्टोरिकल इंडिकेटर है यहाँ पे। और ब्रॉडली पिछले 2-3 सितंबर से अगर देखा जाए तो एक लॉ ऑफ एवरेज की तरह भी देखें तो यूजुअली बियरिश रहता है। पिछले 15-16 सितंबर में से 12 बियरिश रहे हैं और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 2-3 सितंबर से ज़्यादा ग्रीन रहे। तो पिछले 2 सितंबर्स बहुत ज़्यादा ग्रीन रहे, पिछले 2 सितंबर्स हाँ ग्रीन रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार वो करेक्शन देखने को मिले। सितंबर से ज़्यादा बड़ी वजह ये है कि अगले 4 दिन क्या हो रहा है। ये वाला वीक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ही जेरोम पाउल की एक स्पीच होने जा रही है। ऑल्दो लास्ट मार्केट ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा था क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का कट आया था। मार्केट इसलिए बढ़ा था क्योंकि जेरोम पाउल ने जो स्पीच दी वो इस तरीके की थी कि इस साल 75 बेसिस पॉइंट 2 रेट कट्स और आ सकते हैं। तो मार्केट ऑलरेडी एंटिसिपेट कर रहा था 50 बेसिस पॉइंट, और जब जेरोम पावल ने बोला कि 2 कट्स और आ सकते हैं इसके बाद भी, तो वो 75 बेसिस पॉइंट हो गया। मार्केट यूजुअली ये थोड़ा सा हैरानी की बात है कि जितना भी पॉजिटिव न्यूज़ होती है मार्केट उससे ज़्यादा पॉजिटिव एंटिसिपेट करता है। कुछ अगर बुरा होता है तो मार्केट उससे ज़्यादा नेगेटिव एंटिसिपेट करता है। तो यहाँ पे वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए थी, बट अगेन थोड़ा सा रस्टी सा मंथ है तो उसके बीच में हम फंसे हुए हैं। और ये वाला वीक थोड़ा सा अनसर्टन है, इसलिए मार्केट थोड़ी सी चॉपी है। कल ट्यूसडे के आसपास जेरोम पावल की स्पीच है। वेडनेसडे को जो होम डेटा है वो आना है। यूएस में बहुत ज़्यादा बवाल रहता है होम डेटा के अराउंड एंड जॉब्स डेटा के आसपास। इवन जॉब्स डेटा तो जब पिछले मंथ ख़राब निकाला था उनके लेबर कमिश्नर ने, ट्रंप ने उसे फायर करने की बात कर दी थी, इतने गुस्सा हो गए थे। ठीक है, वेडनेसडे के अगले दिन फिर से होम सेल्स डेटा आएगा एंड फ्राइडे के आसपास पीसी इन्फ्लेशन डेटा आएगा। तो खूब सारा डेटा अमेरिका में आने जा रहा है। उस चीज़ के अराउंड, उस एंटिसिपेशन के अराउंड एक तो ये था कि जिस स्वॉर्ड के बल पे मार्केट जी रही थी, मार्केट वॉज लिविंग बाय द स्वॉर्ड ऑफ रेट कट्स, बट इट इज़ फॉलिंग कि वो उस तलवार में उतनी धार नहीं है, बस 25 बेसिस पॉइंट का है। और इस हफ्ते में काफ़ी कुछ ऐसा है जो अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं। एक है लिक्विडेशन, उसकी बात कर लेते हैं, जो सेलिंग वगैरह हो रही है उसकी बात, और दूसरा टेक्निकल इंडिकेटर, जो कि यूजुअली मैं बात करता नहीं हूँ बट इस बार मैं बात कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो, अगर आप नंबर्स के थ्रू देखोगे चीज़ों को तो आपको ज़्यादा ट्रिकी लग सकती हैं। 112 के नंबर से ज़्यादा ट्रिकी आप अगर थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो ज़्यादा ट्रिकी है। बट उससे पहले लिक्विडेशन की अगर हम बात कर लें तो लगभग $1.6 बिलियन का लिक्विडेशन आया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और सारे के सारे ज़्यादातर लॉन्ग लिक्विडेशंस हैं, लोगों ने लॉन्ग कर रखा था। लिक्विडेशन जब भी आता है, जब इस तरीके का होता है, यूजुअली लेवरेज पोजीशंस लिक्विडेट होती हैं। किसी के पास अगर 1 लाख हैं, आप सभी लोगों को पता है, बट अगर किसी के पास मान लो 1 लाख है तो वो उसके बदले 10x का लेवरेज लेता है और 10 लाख की ट्रेड लेता है। लेकिन अगर मार्केट
थोड़ा सा भी गिरती है, मतलब 2% गिरती है और 10x का लेवरेज लिया है तो 2% गिरती है तो उसको 20% का नुकसान होता है। तो यहाँ पे मार्केट जब इस तरीके से सेलिंग करती है तो पिछले पिछले प्राइस पॉइंट्स पे जिसने नंबर्स के साथ एडजस्टमेंट्स कर रखी होती हैं उसके उसके ऊपर भी वो तलवार, उसकी गर्दन पे भी वो तलवार आके खड़ी हो जाती है एंड इवेंचुअली वहाँ पे भी सेलिंग होती है। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक डोमिनो इफेक्ट होता है कि एक पत्ता गिरता है उसके साथ ज़्यादातर पत्ते गिरने लगते हैं। इसीलिए लेवरेज को बहुत सारे लोग बोल के, मतलब वो चार्ली मंगर ने कहा, जस्ट अ सेकेंड एक कॉल आ रहा है, चार्ली मंगर ने कहा है कि कट जा भाई, चार्ली मंगर ने कहा है कि अगर आपको बर्बाद होना है तो 3 चीज़ों के आसपास रहो, लेडीज़, लेवरेज एंड लिक्विडेशंस, लेडीज़, लेवरेज एंड लिकर। तो लेवरेज उनमें से एक चीज़ है एनीवेज। तो थोड़ा सा ये है। और इसके अलावा अगर आप वेल भी देखोगे, वेल मूवमेंट देखोगे, देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ टग ऑफ वॉर बिटवीन लॉन्ग टर्म वेल्स, पुराने वेल्स के बीच में और करंट इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बीच में। अभी रिटेलर्स थोड़े से बाहर हैं इससे, क्योंकि एक फेयर वैल्यू पे टिका हुआ है। वो टेक्निकल जब बात करेंगे तब हम बात कर लेंगे कि व्हाट इज़ फेयर वैल्यू। लेकिन अगर आप देखो तो जो बिटकॉइन जीसस जिन लोगों को कहा जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी सैलरीज बिटकॉइन में ली थी और अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में से कैश आउट किया है। तो जो जितने भी सतोशी एरा के वेल्स हैं ना, वो सब लोग लिक्विडेट कर रहे हैं इस वक्त, सब लोग अपनी पोजीशंस को बेच रहे हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन बेच के इथीरियम ले रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ अ क्लियरर रोड फॉर इथीरियम फॉर नेक्स्ट, मतलब बिटकॉइन के लिए तो है ही वो, तो यू डोंट नीड एनी आर्टिफिशियल लॉज जो अमेरिका में। पर अब 3 लॉज पास हुए हैं, एक गवर्नमेंट आई है, दुनिया भर की गवर्नमेंट उस एक ग्लोबल कंप्यूटर के ऊपर काम करने का सोच रही है जो इथीरियम ही और कोई है नहीं। दुनिया भर की गवर्नमेंट टोकनाइजेशन के लिए सोच रही है, ब्लैक रॉक जैसे इंस्टीट्यूशन सोच रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस तरफ जा रहे हैं, इथीरियम की तरफ जा रहे हैं। तो एक लिक्विडेशन वहाँ पे भी दिख रही है और बहुत सारे लोग लाइफ चेंजिंग मनी बना चुके हैं जो पुरानी वेल्स हैं। लेकिन जो नए इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, अगर ये लोग ना होते, अगर इंस्टीट्यूशन ना होता और वो लोग बेचना शुरू कर देते पुरानी वेल्स, तो अभी आपके प्राइस 82 के आसपास दिखता, या शायद जाता ही नहीं 124 के पे, वैसे चला जाता बिटकॉइन। हम बात करते हैं कि आप, मतलब इतना आसानी से ना जाता पर कुछ टाइम में जाता, बट टाइम इज़ ऑलवेज ऑन योर साइड इफ़ द एसेट इज़ एज प्योर एज बिटकॉइन और गोल्ड। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन लिक्विडेशन है और पुरानी वेल्स बेच रही हैं चीज़ें। जो डिमांड है वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ आ रही है, बट स्टिल एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, ठीक है। बट अगर हम बात कर लें टेक्निकल इंडिकेटर्स की, इसके अलावा मतलब सिर्फ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की नहीं, उससे पहले एक और बात करनी है, ग्लोबल 5 बात करनी है। तो चौथी बात यह है कि ग्लोबल सिनेरियोज किस तरीके के हैं। ब्रॉडली हमने बात की है कि उस फेड रेट कट एंड जो 2 चीज़ें हैं कि किस तरीके से लिक्विडेशंस वगैरह हो रही हैं। एक ग्लोबल अगर आप मार्केट का भी सेंटिमेंट देखोगे तो जो बॉन्ड्स वगैरह हैं दे आर ऑन अ राइजिंग एज। स्पेसिफिकली अगर आप जब भी बॉन्ड में कोई भी हलचल मचनी होती है तो आप जाके जापान निक्की देख लिया करो। तो आज भी निक्की बहुत अच्छी तरीके से गिरा है एंड इट्स अ फैक्ट। कुछ दिनों में आप ये बहुत सारे लोग देखेंगे, इसको विटनेस करेंगे कि जिस तरीके से 2008 में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस आया था और तब दुनिया को पता चला था कि पिछले 30 सालों से कौन सा स्कैम चल रहा है आम जनता, आम लोगों के साथ, जिसमें गवर्नमेंट्स, बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, सभी लोग इन्वॉल्व हैं। ये वाला जो जापान के थ्रू, जापान अमेरिका के कोऑर्डिनेशन के थ्रू जो चल रहा है, जिसे 5 अगस्त को पिछले साल विटनेस किया गया था, जैसे हम ये भी कहते हैं उसे येन कैरी ट्रेड, ये इसका नाम है। तो येन कैरी ट्रेड एक दिन के लिए आया था वो, बट उस स्कैन को अभी किक कर दिया गया है आगे। लेकिन आज नहीं तो कल मार्केट जो मैसिवली फटेगा तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होगा येन कैरी ट्रेड का। तो जब भी बॉन्ड मार्केट में थोड़ी सी भी हलचल होती है, आप निक्की इंडेक्स को ज़रूर देखा करो, जापानीज इंडेक्स को। अब मार्केट पूरी तरीके से खुल गई है। ये हम सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से लोग देख रहे हैं, या अमेरिका, ये सिर्फ एक आस्पेक्ट में आप मार्केट को नहीं देख सकते हो। इट इज़ अ इंटर रिलेटेड वर्ल्ड, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। और स्पेसिफिकली अब क्रिप्टो के आने के बाद आपको अपनी मेहनत और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। क्रिप्टो, बिटकॉइन, ये निफ्टी में भी होता था, आप हमेशा अपनी मार्केट को बाहर से गॉज करते थे, लेकिन और उससे आप डॉज भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ग्लोबल, इसके अलावा सिर्फ टेक्निकलिटीज़ की बात करें, इन सारी चीज़ों को हटा दें, अगले 4 दिन में क्या होने वाला है, फेड का रेट कट, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस या लिक्विडेशन, इन चारों चीज़ों को अगर हटा भी दें, अगर आप सिर्फ टेक्निकल
टेक्निकलिटीज़ के ऊपर है। और सबसे जो बेसिक है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट वॉल्यूम को, रेजिस्टेंस सपोर्ट इंडिकेटर्स को देखो तो डबल टॉप एक पहली चीज़ होती है जो कोई भी ट्रेडर कभी भी सीखता है और जिससे उसे डर लगता है। तो 124 के पे एक ऐसा डबल टॉप बना था, उसी तरीके वो वहाँ से बढ़ा 116 पे वापस जो सीलिंग थी वो टच हुए एंड इवेंचुअली बिटकॉइन का प्राइस 112 के पे आ गया है। तो कुछ लेवल्स हैं जिसके बारे में हम बात कर लेंगे कौन से वो लेवल हैं, पर ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये 112 के पे अगर आप RSI जाके देखोगे तो 22 का है। यूजुअली 30 ओवरसोल्ड हो जाता है, तो टेक्निकली वहाँ जाके अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो SOPR है, स्पेंट आउट टू प्रॉफिट रेशियो, विच इज़ एसेंशियली कि अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के ऊपर लिया जाता है वो, कि अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है और उसने बिटकॉइन को खरीदा है तो उसने अगर लॉस में बेचा है, और ज़्यादातर लोगों ने 1:1 रेशियो में नहीं, मतलब अगर 2 लोगों ने खरीदा है और एक ने होल्ड किया है और एक ने बेच दिया है तो दैट इज़ 1:1 रेशियो। पर अगर 2 ने बेच दिया है या 1.1 ने बेच दिया है, सो विच मीन्स SOPR इज़ मोर देन 1। पर अगर ऐसा होने लगता है तो इट इंडिकेट्स कि देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ पैनिक जो नूब इन्वेस्टर्स में, जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनके बीच में है ये, ठीक है। और उसको अगर आप RSI से जाके मिला के देखोगे तो RSI यूजुअली 30 के नीचे ओवरसोल्ड होने लगता है। तो अभी ये 22 का है बिटकॉइन का RSI, इसीलिए जो इसे कहा जाता है कि फेयर वैल्यू पे टिका हुआ है, FDV पे टिका हुआ है। और यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देती है, यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी आराम से लेटी रहती है। आराम से लेटी रहती है का मतलब इन्वेस्टर्स जो ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़े से शांत हो जाते हैं, और हो जाना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगला लेवल 116 है और अगर क्लियरली उसे क्लियर किया तो 120 है। अगर 112 एक ऐसा लेवल है जो कोई लेवल है नहीं, वो बिल्कुल हवा में टिका हुआ है। 109 बेसिकली अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स देखो, देयर आर 2 मैजिकल नंबर्स, 61.9, 61.8 एंड 78.6, ठीक है। जो जापानीज ट्रेडर है जिसके नाम पे ये नंबर चलते हैं, जिसके नाम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स हैं, अगर इन इंडिकेटर्स के थ्रू भी देखोगे तो 109 पे भी बात नहीं रुक रही, 104 पे जाएगी। एंड अगेन 104 की तरफ अगर इंडिकेटर जाता है तो दैट वुड बी गोइंग टुवर्ड्स 98K। मेरी एक लाइट बंद हो गई है तो आपको थोड़ा सा लाइट कम दिखेगा। तो इस हिसाब से अगर जो लेवल्स हैं वो 112 आइडियल लेवल नहीं है, या तो 116 है जहाँ से एक रिजेक्शन आ गया, अगला 109 है, एंड वहाँ से अगर 109 होल्ड नहीं कर पाया तो 104 है। थोड़ा सा CG ने इस तरफ इंडिकेट भी किया है, बाइनेंस के CEO ने, कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो वो एक ब्रीदर की तरह होता है। जब भी कोई एक मैराथन रनर भागता है तो उसके बाद थोड़ी सी सांस चाहिए होती है। जैसे ही वो ट्वीट आया उसके 2 घंटे बाद मार्केट गिरना शुरू हो गई। सो ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स में तो भले ही हैं हम, लेकिन मार्केट्स तो कुछ लोग ही हैं जो अभी भी हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा एक एलियट वेव थ्योरी भी है। मैं ज़्यादातर चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स भी देखते हैं इस चीज़ को। तो एलियट वेव थ्योरी यूजुअली 8 फेजेस में चलती है, कि जहाँ 5 फेजेस पॉजिटिव में होते हैं और 3 फेजेस नेगेटिव में होते हैं। अगर उस हिसाब से भी देखो तो कुछ ट्रेडर्स इस तरीके से बात कर रहे हैं कि वी आर इन द 5th फेज ऑफ द ग्रीन वर्जन, एंड इसके बाद एक मिनी क्रैश टाइप का आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पे बिटकॉइन हायर 100s के लेवल पे या लो 98, 99 के आसपास आपको देखने को मिले। बट वो अभी दूर है, अभी हम 112 पे हैं। तो बट जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, या उनके लिए जो सितंबर के मंथ में थोड़ा सा जो अनसर्टेनिटी होती है उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ लेवल्स हैं 110 के, 114 के, 118 के, 112 के अलावा ये 3 ब्रॉड, 109, 114, 118। एंड देन जिस तरफ भी सेंटिमेंट जाता है आप उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखो। ब्रॉडली इतनी बात थी आज। यूजुअली मैं डेली मार्केट्स कवर नहीं करता हूँ, बट क्योंकि ये इट वाज 112 के थ्रू ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, कुछ लोगों ने मैसेजेस भी किए थे, तो मैंने हर एंगल से कवर करने की कोशिश की है, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और ट्रेडिंग व्यू के थ्रू भी। लाइक और शेयर पता नहीं कैसे होती है वीडियोस, कोई यूट्यूब की वीडियो शेयर करता भी है कि नहीं, लोग बोलते हैं तो है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बट 2 चीज़ें मैं बोलूँगा, लाइक करो अगर आपको पसंद है, और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाओ, जिससे कि
वीडियो आए तो मैं थोड़ा सा, मुझे बुरा लगता है, दुख होता है। बुरा क्या लगेगा, दुख ये होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सीरियसली बिटकॉइन और क्रिप्टो के थ्रू देखते हैं कि उनका फ्यूचर शायद बदल सकता है। बेकार सी भी मैं पोस्ट इंस्टाग्राम पर डालता हूँ तो उस पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, 40-50 हज़ार तो मरी हालत में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से जो कन्वर्जेंस होता है यूट्यूब पे वो सिर्फ 10% है। हमेशा वो लोग कम रहेंगे, आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं, बट सारी बात अगर 2 लाख फॉलोअर्स हैं और उसमें से 40,000 लोगों के पास जा रहा है कि यूट्यूब पे वीडियो पढ़ रहा है जहाँ पे डिटेल में एनालिसिस हो रहा है, और उसको सिर्फ अभी 4,000 लोग देख रहे हैं, तो यू आर ऑलरेडी, जैसे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन जब करते थे तो हमारे टीचर्स बोलते थे हमें मोटिवेट करने के लिए कि आपने ये सोच भी लिया है कि आपको इंडिया का सबसे टफेस्ट और दुनिया का दूसरा सबसे लेंदीएस्ट एग्जामिनेशन देना है अगर, तो दैट इज़ ऑल्सो अ विनिंग सिनेरियो, यू आर ऑलरेडी अ विनर। ठीक है, तो अभी आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, यू आर ऑलरेडी अ विनर, आप ऑलरेडी उस रेस में आगे की तरफ हो। ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल। मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ा करो, बहुत पढ़ा करो। तो जितनी चीज़ें हैं जहाँ से आप न्यूज़ आर्टिकल्स निकाल सको, न्यूज़ आर्टिकल्स को खुद से पढ़ा करो, एंड देन वी डिस्कस, वी एनालाइज। बाकी कोई सवाल हो आपका तो ज़रूर कमेंट्स में पूछना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। कल की वीडियो में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये डॉलर ही क्यों नहीं दे देते हैं कंट्रीज़ को, और बॉन्ड्स क्यों देते हैं? अरे भाई, डॉलर देंगे तो डॉलर को प्रिंट करना पड़ेगा ना। अगर ऐसे डॉलर छापने लगेंगे, डॉलर की वैल्यू बनी रहे, इसीलिए बॉन्ड्स ईजिली दे दिया जाता है। और उससे उस बॉन्ड का क्या है, बॉन्ड तो 10 ईयर बॉन्ड, 20 ईयर बॉन्ड, 30 ईयर बॉन्ड्स, कितने भी ईयर के बॉन्ड निकाल के देन उससे उस डॉलर की वैल्यू को भी तो बनाए रखना है। अगर आप ऐसे गोल्ड, आप मान लो कि गोल्ड यूं ही आपकी टंकी में मिलने लगे, पानी की टंकियों में नीचे जो ग्राउंड में आप खोदते हो, तो फिर वैल्यू नहीं रह जाएगी क्या उसकी? सिमिलरली डॉलर को छापा ना जाए ज़्यादा, इन्फ्लेशन ना बढ़े उससे ज़्यादा, और डॉलर की इंट्रिंसिक वैल्यू बनी रहे, इसलिए बॉन्ड को छापा जाता था। तो अगर आपका और भी कोई सवाल है तो उसे पूछो, मैं कल उसे कवर करता हूँ। बाय, हैव अ गुड नाइट। थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालते डालते, सो बाय, सी यू।